आज से जो क्लास शुरू किया जा रहा है, नए लोगों को भाई सूचना दे दी जाए। आज आपका पुलिस एक्ट शुरू किया जाएगा, यानी कि पुलिस अधिनियम, यानी कि पुलिस एक्ट 1861, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861। जो आप लोगों ने अभी उत्तराखंड देकर आप लोग परीक्षा आए थे, उसमें जो पुलिस एक्ट पढ़ना था, वह चूंकि उत्तराखंड राज्य ने अपना अलग से नया पुलिस एक्ट बना लिया है, तो पुराना पुलिस एक्ट नहीं पढ़ना था और उसमें नया पुलिस एक्ट पढ़ना था। लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना नया पुलिस एक्ट नहीं बनाया है। अतः जो अंग्रेज पुलिस के बारे में व्यवस्था बनाकर चले गए, अभी भी उत्तर प्रदेश उसी व्यवस्था से शासित होता है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपका कि राज्यों को डायरेक्शन दे रहा है कि राज्य अपना पुलिस अधिनियम, नए पुलिस अधिनियम को बना लें। ये सुप्रीम कोर्ट कई केसों में राज्य सरकारों को डायरेक्शन दिया। तो आप भी जानते हैं कि मैंडमस रिट बिहार में पूछा भी गया था कि जो परमादेश हैं, या बैठिए, आगे आकर बैठिए, हो इधर आराम से बैठिए, पीछे ही ना बैठिए भाई आप लोग, इधर आइए, जगह तो हाँ है, बैठिए यहाँ। जो मैंडमस के रिट हैं, यानी कि जो परमादेश के रिट हैं, ये संसद को या राज्य विधान मंडल को किसी कानून को या किसी ला को क्रिएट करने या निर्माण करने के लिए जारी नहीं की जा सकती। तो जो न्यायालय हैं, वो अर्थात जो कोर्ट हैं हमारे यहाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वह बाध्य नहीं कर सकते विधायिका को कि इस विषय पर हर हाल में आप कानून बनाइए। केवल और केवल डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको कानून बना लेना चाहिए। अब विधायिका चाहे तो कानून बनाए और चाहे तो न बनाए, ये विधायिका पर यानी कि लेजिस्लेचर पर निर्भर करता है। तो जो पुलिस अधिनियम 1861 हम लोग शुरू करेंगे, उसी को हम लोग देखते हैं। यानी कि आपका एकदम शुरुआती दौर से हम चल रहे हैं आज। पुलिस अधिनियम, पुलिस अधिनियम 1861, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861। इसमें जो शुरुआती दौर में आपको देखना है कि अगर आप इसका ईयर देखें, सन देखें, तो आपका सन दिखाई देता है 1861। तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये कानून बनाया किसने। तो आपका जवाब रहेगा अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासनकाल था। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर उस समय जब अंग्रेज कानून बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, यानी कि कानून का निर्माण कैसे किया जाता था। तो जो पुलिस एक्ट है, उसका निर्माण या क्रिएट, इसका निर्माण कैसे किया गया, और निर्माण की तिथि आजकल पूछी जा रही है। जब निर्माण हो गया, तो आखिर यूनियन ने निर्माण किया, यानी कि संघ ने किया इसका निर्माण, कि राज्य ने किया, ये जानना है। और जब निर्माण हुआ, तो इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि ये कानून लागू कब हुआ, प्रवर्तन में कब आया, यानी कि इन्फोर्स कब हुआ, ये हमें देखना है। फिर आपका शुरुआती दौर में जो बातें आपको जाननी चाहिए, वे पहला ये आया कि ये कानून अंग्रेज बनाकर चले गए। तो अंग्रेजों, हमने इसके बाद हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में, माने संविधान के बाद भी बने रहने या इन्फोर्स रहने का
कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, अर्थात इन कानूनों का हम क्यों भारत में आज भी लागू है। तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 372 पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो पढ़ना पड़ेगा, एक आर्टिकल और देखना है 395। फिर आपका जो पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 13 का क्लाज 1 हम बताएंगे। फिर आपका आर्टिकल 13 के 3 का क्लाज बी पढ़ना पड़ेगा। और फिर 32 आर्टिकल और 2 to 6 पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ शुरुआती दौर में, इसमें आपका निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपका बनने का प्री में चांस रहता है। अब उसको पढ़ाया जाएगा और तत्काल आपका पुराना नोट्स आपको भाई नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। समय है तो आपका सीआरपीसी जो भी कानून चल रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी एपीओ आपका माने दिसंबर 1 या 2 वीक में आएगी, तो अभी थोड़ा समय है, तो नया नोट्स हम बनवा दे रहे हैं। क्योंकि पुराना नोट्स में संशोधन करना पड़ेगा, बार बार उसी में आप लोग इधर उधर करेंगे। इससे अच्छा है कि जैसे उत्तराखंड के लिए नया नोट्स बनवाया गया था, उसी प्रकार आपका यूपी पुलिस एक्ट का भी नया नोट्स हम बनवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए, तब तो आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका सबसे पहले ये देखिए कि ये कानून 1861 में बना और आपका उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन काल था। तो पहला नियम ये है कि आखिर ये कानून बनाया किसने, भारत के लोगों ने बनाया कि अंग्रेजों ने। तो आपका जवाब रहेगा अंग्रेजों ने। दूसरा ये आया कि आखिर अंग्रेज जब उस समय 1861 में कानून का निर्माण करते थे तो कानून कैसे बनाया जाता था। तो थोड़ा वर्तमान समय का समझिए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कानून कैसे बनता है यूनियन लेवल पर, यानी कि संघ स्तर पर। तब प्राचीन काल नहीं, अंग्रेजों के काल का हम बताएंगे। देखिए वर्तमान समय में कानून कैसे बनता है, तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत 107 के तहत एक बिल या विधेयक पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, लोकसभा पास कर दी, तो वह विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पेश किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा भी जब उस विधेयक को पास कर देती है तो वह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट को। और जैसे ही भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी एसेंट दे देता है या अनुमति प्रदान कर देता है, वैसे ही वह जो बिल है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह विधेयक अब विधेयक न कह के अधिनियम कहलाता है। तो जिस तारीख को राष्ट्रपति अपनी एसेंट देता है, यानी कि साइन कर देता है उस विधेयक पर, याद रखिए वही कानून के निर्माण की तिथि या बनने की तिथि होती है, हमेशा ये याद रखिए। जैसे कि आपका उत्तराखंड आप लोग पुलिस एक्ट पढ़े थे, तो उसमें भी उत्तराखंड के राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत, यानी कि आर्टिकल 200 के तहत 2 जनवरी 2008 ईस्वी को आपका उत्तराखंड पुलिस विधेयक पर साइन कर दिया। तो वह विधेयक अब नहीं रहा, किसमें कन्वर्ट हो गया था, अधिनियम। उसी प्रकार अब जब अंग्रेज ये कानून बनाते थे तो कैसे बनाते थे वो जानना है। देखिए उस समय यानी कि 1861 में एक गवर्नर जनरल होता था, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं। और जो लोकसभा और राज्यसभा इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, वह उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं थी,
बल्कि काउंसिल थी, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद या काउंसिल होती थी। कोई विधेयक होता था या जब कोई कानून बनाना होता था तो उस काउंसिल या परिषद में पेश किया जाता था। वह परिषद उस कानून को पास करती थी और जब पास करती थी तो ऐसी दशा में तत्पश्चात तत्कालीन जो गवर्नर जनरल होता था वह उस पर अपनी एसेंट देता था, अनुमति देता था और ऐसे कानून बनाया जाता था। अब यहाँ जो आपका समस्या और क्वेश्चन पहला उठता है कि पुलिस अधिनियम 1861 के निर्माण की तिथि क्या है, यानी कि किस तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो वह जो डेट हम बताएंगे आपका 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च 1861, यानी कि जो पहला आपका क्वेश्चन आया कि पुलिस अधिनियम 1861 के निर्माण की तिथि अगर पूछे तो आपका जवाब रहेगा 22 मार्च 1800, आपका कह सकते हैं कि 61, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ा जा, अभी निर्माण तो आपका ये सब बाद में अभी चलेगा, पहले तो कंसेप्ट बनाया जा भाई। अब निर्माण की तिथि, इसके बाद अब यहाँ से आपको कवर करना है। देखिए जो ये पुलिस अधिनियम 1861 हम लोग पढ़ेंगे, ये कानून केंद्र ने बनाया कि राज्य ने, यानी कि सेंट्रल का कानून है कि स्टेट का, यानी कि यूनियन ने बनाया कि स्टेट ने। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ आता है तो आपका जवाब रहेगा यह एक केंद्रीय कानून है, यानी कि संघ का कानून है। अब तुरंत आपको दिमाग इस ओर ले जाना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन भी वर्तमान में आपका बन ही रहा है और हम लिखवाएंगे भी, लेकिन तुरंत आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण, यानी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये ऑफेंस कंट्रोल, ये जो विषय हैं ये आपका संविधान में कहाँ दिए गए हैं। तो ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन इस समय बन रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को जानने के लिए फिर एक बार संविधान का कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। ये तो अभी हम बाद में बताएंगे कब बना कैसे बना, ये सब बाद में आपका, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आ रहे हैं पहले उन्हीं को देखा जाए। देखिए अच्छे से भाई इसको भी, कंसेप्ट को। जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, संविधान में मूल रूप से 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है। ये भी आपका यूपीजे में ये क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये बना था संविधान से कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये क्वेश्चन आया था। तो मूल रूप से कितनी, यानी कि जब संविधान हमारा बना उस समय कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी, 8, यानी कि 8। और वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं वह 12 या 12 हो गई हैं। तो आपका जो 7वीं अनुसूची है, आप फिर याद रखिए 7वीं अनुसूची को कवर करना है। 7वीं अनुसूची में आपका 3 लिस्ट दिए गए हैं, यानी कि 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। दूसरी सूची है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। और तीसरी कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट यानी कि समवर्ती। अब यहाँ से देखिए आपका, तो जो ये पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यह किस लिस्ट का विषय है, किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का कि राज्य सूची का
कि संघ सूची का, तो न तो ये संघ सूची का विषय है और न ही समवर्ती। अर्थात जो पुलिस प्रशासन है और अपराध नियंत्रण ये किस सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। अब केवल स्टेट लिस्ट का विषय जानने से नहीं कंपटीशन निकलेगा। आपका अब जो पूछ रहा है वह ये पूछ रहा है कि राज्य सूची का विषय तो है, लेकिन जो उसमें एंट्री नंबर है, अर्थात हिंदी में प्रविष्टि संख्या या आसान भाषा में जो क्रम संख्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 विषय लिखे गए हैं। तो आपका राज्य सूची के आपका एंट्री नंबर भी आजकल पूछा जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण का प्रावधान स्टेट लिस्ट के किस एंट्री नंबर में दिया गया है, 2 में। याद रखिएगा, किस में, 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण के मामले में कानून बनाने का अधिकार, ला बनाने का अधिकार संघ को नहीं है, बल्कि किसको है, स्टेट को। क्योंकि ये जो हमारे संविधान में प्रावधान है, ये राज्य सूची के किस आपका एंट्री नंबर में है, 2 में। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि वास्तव में जब पुलिस प्रशासन राज्य का विषय है तो इस पर यूनियन या संघ ने कैसे कानून बना दिया। तो फिर एक बार बैक होया जाए, ये हम आधुनिक बता रहे हैं संविधान में, और ये कानून जो बना था ये संविधान लागू होने के बहुत साल पहले बना था। यानी कि कब बना था, 1861। तो जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उस समय भी यूनियन और स्टेट हुआ करते थे, और यूनियन को ज़्यादा पावर था, इसमें कोई शक नहीं है। जो अंग्रेजी सरकार थी और जो संघ सरकार थी, उसके हेड को गवर्नर जनरल कहा जाता था, और जो राज्यों में सरकारें थी उनके हेड थे, यानी कि उनको गवर्नर या राज्यपाल कहा जाता था। आज भी राज्यों में हमारे गवर्नर हैं, लेकिन जो अंग्रेजों के ज़माने के वायसराय और गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको नाम हटा दिया गया, और उसकी जगह हमने हेड को क्या नाम दिया, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो अब आगे इसके बढ़ा जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब। अब आखिर अंग्रेजों ने भाई ये तो संघ ने कानून बनाया और पुलिस प्रशासन वास्तव में राज्य का विषय है, तो इस बिंदु पर आया जाए। चूंकि अंग्रेजों के ज़माने में संघ को ज़्यादा पावर दिया गया था, राज्यों को कम पावर दिया गया था, तो संघ ने ये कानून बनाया। लेकिन लेकिन लग गया तो थोड़ा सतर्क रहना है। यानी कि ये कानून संघ ने जरूर बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन जैसे ही लगाया जाएगा आपको एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, और वह सेक्शन आपका माने 46 है। अभी हमने बताया नहीं कितना सेक्शन, अभी कानून शुरू नहीं हुआ। अभी कानून की सामान्य बातें जो 1 2 दिन पढ़ी जाती हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर होता है, वह हम बता रहे हैं, और 1 या 2 दिन आपका बेरेक शुरू होने से पहले लग जाता है। अब आपका सेक्शन 46 देखा जाए, ये जो सेक्शन है ये आपका पुलिस अधिनियम की परिधि या क्षेत्र को बताता है, एरिया को। चूंकि ये पुलिस प्रशासन वास्तव में स्टेट का विषय है और ये कानून यूनियन या संघ ने या केंद्र ने बनाया, अतः पुलिस अधिनियम 1861 की धारा आपका 46 में इस कानून को लागू करना छोड़ दिया गया है राज्यों पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 46 ये बताती है, सेक्शन ये बताता है कि इस कानून को भारत में लागू करना
राज्यों का कर्तव्य है राज्य चाहें तो लागू करें, चाहें तो लागू न करें, राज्य चाहें तो संशोधन करके लागू करें या राज्य चाहें तो बिना अमेंड किए हुए बिना संशोधन के ही लागू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 में अमेंड कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आप संघ भी कर सकता है और कौन, राज्य भी। लेकिन लागू करना किस पर छोड़ दिया गया, राज्यों पर। कौन सी धारा बताती है, 46। भाई कौन सी धारा, भाई राज्य चाहे तो इसे अमेंड करके लागू करें या बिना अमेंड किए हुए लागू करें न करें, नया कानून बना ले अपने लिए, कोई रोक टोक नहीं है। और ये केंद्र ने भले कानून बनाया लेकिन राज्यों को इतनी छूट जरूर प्रदान की, वो तो आगे बताया जाएगा। अब देखिए, चूंकि इस कानून में जब ये कानून बना तो इस कानून में चैप्टर नहीं है, पहला याद रखें। इस कानून में, इस अधिनियम में अध्याय से मुक्ति पा लेंगे। अध्याय नहीं याद रखना है, अब सेक्शन जरूर याद रखना है। जो टोटल सेक्शन है वह आपका 47 है। तो अगला क्वेश्चन ये बना कि जो ये हम पुलिस अधिनियम 1861 पढ़ेंगे उसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो उसमें जो सेक्शन है वह टोटल सेक्शन 46 है, याद नहीं 47। भाई कम से कम ये सब याद रखिए, लिखवाएंगे हम। कितने सेक्शन है टोटल, अध्याय है कि नहीं, कोई नहीं। अब आइए, तो पहला जो कंपटीशन का नियम है वो देखिए। देखिए आपका इन 47 सेक्शनों में से आपका चूंकि पुलिस अधिनियम से 15 क्वेश्चन निश्चित है कि आएंगे, इससे अधिक नहीं, कम भी नहीं। 15 क्वेश्चन प्री में आते हैं। तो जो ये 47 सेक्शन है इसमें से लगभग 7 क्वेश्चन, और जो पैरा हम अभी बताएंगे उसमें से लगभग 7 क्वेश्चन। तो अगर आप 47 सेक्शन तैयार रखें अच्छे से तो आपका आधा पुलिस एक्ट कवर हो जाएगा। अब फिर हमें बैक होना पड़ेगा और वही धारा बैक होनी पड़ेगी, कौन सी, 46। अब देखिए, सेक्शन 46 एक और कंसेप्ट बनाता है, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। सेक्शन 46 ये बताता है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए संगत रूल बना सकती है या नियम बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप लोग उत्तराखंड में पढ़ रहे थे तो उत्तराखंड का नियम ये था, आपका सेक्शन 87 आप पढ़ रहे थे तो 87 में उत्तराखंड का हम बता रहे हैं। अभी उत्तराखंड में ये बताया गया कि नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और विनियम या रेगुलेशन बनाने का हक डीजीपी को दिया गया, पुलिस महानिदेशक। लेकिन जहां तक, चूंकि उत्तर प्रदेश में नया कानून तो बना नहीं है, अतः रूल और रेगुलेशन को अलग नहीं किया गया है और रूल बनाने का अधिकार स्टेट को दे दिया गया है, राज्यों को दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिनियम 1861 का सेक्शन 46 स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वह इस कानून को अच्छे ढंग से इन्फोर्स करने के लिए रूल या रेगुलेशन यानी कि नियम या विनियम बना सकती है। तो समस्या ये आई कि जब उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू कर दिया गया तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य ने रूल या रेगुलेशन बनाया कि नहीं, तो बनाया, और 1861 में ही बना डाला। यानी कि बहुत जल्दीबाजी थी
जिस सन में कानून लागू हुआ उसी सन में किसने बना डाला नियम? आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश आपका माने उत्तर प्रदेश पुलिस नियम विनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861। तो अगर आपका पुलिस अधिनियम 1861 पूछे, यानी कि जो संघ ने बनाया वह, और अगर आपका दे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम दे, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 दे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बनाया गया है ये संघ द्वारा न बनाकर ये स्टेट द्वारा या राज्य द्वारा बनाया गया है। अब समस्या आई कि जब उत्तर प्रदेश राज्य ने ये रेगुलेशन बनाया तो उसमें टोटल 37 अध्याय हैं। ये अध्याय तैयार करना पड़ेगा और उसमें धारा न देकर धारा की जगह आपका पैरा दिया गया है, यानी कि पैराग्राफ जैसे पढ़ते हैं ना, पैरा दिया गया है। फिर याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य ने रेगुलेशन बनाया है उसमें आपका चैप्टर 37 है टोटल, और सेक्शन न देकर सेक्शन की जगह क्या लिखा गया है? पैरा। तो पैरा कितना है टोटल? 554 है, 554 है। अब इन 554 पैराओं में से 7 क्वेश्चन आपका प्री में आएगा। और देखिए 7 क्वेश्चन के लिए 554 पैरा पढ़ना है, लेकिन 554 पैरा न पढ़ के लगभग 250 से 300 पैरा आपको तैयार करना पड़ेगा। और अब तक के इतिहास में जो जो क्वेश्चन बने हैं उसको तैयार भी करवाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैरा से हमेशा ये चांस रहता है कि 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि पढ़ाने के बावजूद भी बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि 554 सेक्शन तो न तो संविधान में है, न आईपीसी में, न सीआरपीसी में। ये तो आईपीसी से भी बड़ा हो जाएगा और आएगा केवल 7 क्वेश्चन। तो प्रयास ये करना है। वैसे पिछली बार भाई आपका एक क्वेश्चन केवल सेक्शन से बाहर गया था। फालतू पैराओं से यह सही बात है कि यूपी फालतू पैराओं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता अब तक के इतिहास में, मैंने अब तक का जो इतिहास रहा है। लेकिन चूंकि छांटना है लोगों को, तो ये मान कर चलिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो फालतू सेक्शनों से रहेंगे, और वहीं क्वेश्चन आपका प्री में जो कर लेगा वहीं आगे बढ़ेगा 2-4, और नहीं कर पाएगा तो पीछे रह जाएगा। तो भाई कुछ आपका मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार उत्तराखंड में लोगों ने तहलका मचाया और दिल्ली से दौलताबाद वाले छात्रों से लड़ गए लोग, बहसबाजी किए, और बहसबाजी आपका 4 मई 2018 को लेकर हुआ। भाई दिल्ली के लड़के कह रहे थे कि 2017 में संशोधन, और यहाँ के लड़के कह रहे थे कि सर तो क्रैश कोर्स में पहले दिन है और पहले ही वाक्य में बताए थे कि जो संशोधन हुआ है, जो धाराएं प्रतिस्थापित हैं, जो संशोधित हैं उसको लिखिए, और डेट वाइज बताए थे आपका 4 मई 2018 को ये संशोधन लागू हुआ। तो प्रमाण के लिए लोग आजकल इंटरनेट पर खोदते हैं। नेट का ज्ञान बड़ी खतरनाक होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, मैं बता दूं, आयोग भी नहीं मानता भाई। आयोग आपका नेट पर का जो आंसर है नहीं मानता। ये नहीं कि हाई कोर्ट में पेश कर देंगे, वो सब मानते नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही उसमें अपलोड कर रहे हैं और हो सकता है गलत। लेकिन 4 मई 2018 ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आया अभी तक क्वेश्चन? तो आगे फिर बढ़ा जाए, यानी कि 554 में से कम आपका मैं बता दूं भाई 300 पैरा पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन कितने आएंगे आपका 7। तो 7 या 8 क्वेश्चन के लिए इतनी धाराएं अब कहिए, उसे पैरा ही कहा जाएगा, और आपका 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन के लिए
आपका जो पढ़ना है वह आपका सेक्शन पढ़ना है। अब आगे कहानी इसको बताया जाए भाई। देखिए चूंकि यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, तो अब अगला जो कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है कि जब हम अपना संविधान बना लिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए और 26 जनवरी 1950 को यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमने अपना संविधान लागू भी कर दिया, तो समस्या अब ये उत्पन्न होती है कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून हैं ये भारत में आज भी क्यों इन्फोर्स हैं, क्यों प्रवर्तित हैं, क्यों बने हुए हैं। भाई इसका संवैधान कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। अभी बिहार जे में भी ऐसा एक क्वेश्चन बना था, और नया मॉडल जो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जरूर याद करके जाइए, ये नहीं कि छोड़ दीजिए। अगर पूछ ले कि पुलिस अधिनियम 1861 का भारत में इन्फोर्स या बने रहने, प्रवृत्त रहने, लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आप एक आर्टिकल बताइएगा। कौन सा आर्टिकल? 372। तो आखिर 372 में है क्या, ये हमें अब देखना है। 372 हमें ये बताता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है यानी कि संविधान पूर्व विधियां हैं उनको एडाप्ट किया गया है। एडाप्ट यानी कि ग्रहण कर लिया गया है। ग्रहण यानी कि उनको अनुकूलन किया गया है। यानी कि यह आपका जो आर्टिकल है वह प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि संविधान के पूर्व बनी विधि। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून भारत में लागू थे उनको एडाप्ट कर लिया। एडाप्ट कर लिया माने ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया मतलब ये हुआ अनुकूलन कर लिया। अनुकूलन कर लिया का मतलब ये हुआ कि भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गए हों, जब तक कि आपका 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून को रिपील न कर दिया जाए तब तक वे भारत में लागू रहेंगे, भले उनको अंग्रेज ही बनाकर चले गए। यानी कि बनाकर चले गए अंग्रेज, और वह थाती आज भी हम लोग ढो रहे हैं। तो अब जितने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हैं और आज भी भारत में चल रहे हैं, चलायमान है, यानी कि आपका इन्फोर्स है। अगर कोई भी आपसे कहीं भी पूछे, कंपटीशन में पूछे, समाज में, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो बस एक ही आर्टिकल मारिएगा। कौन सा? 372। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अंग्रेजों ने बनाया था 1872 में। आईपीसी भी बनाया, आपका कह सकते हैं एविडेंस भी बनाया, आपका पार्टनरशिप एक्ट बनाया, माल विक्रय अधिनियम बनाया, अब की एनआईए एक्ट बनाया। ये कौन बनाकर चले गए? टीपीए बनाया, अंग्रेज। और इन कानूनों को भारत में आज भी इन्फोर्स रहने का केवल एक ही आर्टिकल जिम्मेदार है। कौन सा? 372। अब आगे बढ़ा जाए भाई। आखिर 372 इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें कहा क्या गया है, ये अब हमें देखना है। अनुच्छेद 372 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून भारत में लागू थे, जब तक कि उन्हें रिपील रिपील माने समाप्त न कर दिया गया हो, अर्थात निरसित न कर दिया गया हो, तब तक वे भारत में इन्फोर्स रहेंगे, बने रहेंगे। ये हमारा कौन बताता है? आर्टिकल 372। अब आपको ये देखना है, आपको इसमें अब ये देखना है कि क्या भारत में
कुछ कानूनों को रिपील किया गया कि नहीं, तो हमारी संविधान सभा ने ही कुछ कानूनों को रिपील या समाप्त कर दिया है। और वह जो आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल संविधान का 395, यानी कि हमारी संविधान सभा ने आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ही रिपील कर दिया। रिपील मतलब क्या किया? समाप्त। यानी कि ये दो कानून भारत में अब लागू नहीं रहेंगे। किस तारीख से? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। ये किसने समाप्त कर दिया था? हमने, आपने नहीं। ये तो किसने समाप्त किया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। किस आर्टिकल के तहत? 3। लेकिन, फिर लेकिन लगाना है, जो बिहार में पूछा गया था। लेकिन हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून को समाप्त नहीं किया, रिपील नहीं किया, और वह भी आर्टिकल 395 में ही है। और वह कानून है प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949। यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन, उत्सादन माने समापन, उत्सादन अधिनियम 1949 को चूंकि हमारी संविधान सभा ने रिपील नहीं किया, अतः क्वेश्चन ऐसे बना था कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, तो वह है आर्टिकल 395। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से वहां सेविंग की गई है और बता दिया गया है कि रिपील में ये शामिल नहीं है। तो किसको रिपील नहीं किया गया है? प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को। और आर्टिकल जरूर याद रखिए, कौन सा मैंने अनुच्छेद बताया? 395। फिर इसको समरी बताया जाए, एक लाइन। इसका समरी ये हुआ, इतना बताने का मतलब कि पुलिस अधिनियम 1861 को भारत में लागू रहने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, या वह है आर्टिकल 372। अब ये है कि भाई संसद या राज्य इसे निश्चित कर सकते हैं, निश्चित करके नया कानून बना सकते हैं। तो कई राज्य बना लिए, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य अभी वही पुरानी व्यवस्था को लेकर चल रहा है, नई व्यवस्था नहीं। हम बताएंगे अभी उदाहरण भी, पहले भाई कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। अब आपको, चूंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि संविधान पूर्व की विधि है, याद रखिए 26 जनवरी 1950 के पहले का। तो अब इसके लिए अगला कॉन्सेप्ट देखा जाता है आर्टिकल 13 का क्लाज 1, आर्टिकल 13 3 का उप क्लाज बी, इसके बाद 32, और इसके बाद आपका 2 to 6। इतना आपको पढ़ना है आर्टिकल कंसेप्ट बनाने के लिए। देखिए आपका आर्टिकल 13 का क्लाज 1 हम देखते हैं पहले। आर्टिकल 13 का क्लाज 1 ये बताता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून हैं, वह उस मात्रा तक, उस लिमिट तक वायड होंगे। वायड मतलब शून्य, शून्य मतलब बातिल होंगे, जिस मात्रा तक वह इस भाग से असंगत है। असंगत है मतलब विपरीत है। तो आर्टिकल 13 संविधान के किस भाग की बात, किस भाग में है? 3 में है। और 3 आपका कहाँ से कहाँ तक है? फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 हमें बताता है कि आईएएस में पूछा गया था भाई अवैध होगा कि शून्य होगा कि वैध होगा। तो भाई जो बेयर एक्ट की भाषा है वही मैं शुद्ध बता रहा हूँ, अपना दिमाग न लगाइएगा। वाइड होगा, वाइड माने बातिल,
यानी कि शून्य। और बिहार जे के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि वार्ड शब्द संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया है, तो ये इंटरव्यू में भी आ चुका है, आईएएस के प्री में भी आ चुका है, और पुलिस एक्ट का कंसेप्ट बनाते समय इसको पढ़ना भी है। देखिए अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 का खंड 1 ये बताता है आसान भाषा में कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने कानून हैं, अगर वे कानून मूल अधिकारों के विपरीत हैं, अगेंस्ट हैं, तो उस मात्रा तक वे जो कानून होंगे वाइड होंगे, बातिल होंगे, अर्थात आसान भाषा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, असंवैधानिक होंगे, अर्थात दूसरी भाषा में अवैध होंगे, इलीगल होंगे। अगली भाषा आप यूज कर सकते हैं नल एंड वाइड, अकृत और शून्य। लेकिन यह सब भाषाएं दी रहे तो आप बेयर एक्ट की भाषा देखेंगे वाइड, क्या देखेंगे वाइड, शून्य। शून्य को ही कहते हैं बातिल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस अधिनियम है, 47 धाराएं और 554 पैरा है, अगर ये 47 धाराएं और 554 पैरा में कोई भी बात हमारे जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट दिया गया है, अगर कोई भी बात हमारे मूल अधिकारों के क्या होगी, विपरीत, तो बताइए हमारे मूल फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे कि ये पुलिस एक्ट, फंडामेंटल राइट अभिभावी होंगे, और पुलिस एक्ट या पैरा के प्रावधान उस मात्रा तक क्या होंगे, निष्प्रभावी। निष्प्रभावी मतलब क्या होंगे, बातिल, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है, 13(1), इसीलिए पढ़ना है जोड़कर, क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। दूसरा देखिए, अब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल नाम देता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने कानून हैं, हमारा संविधान उसको एक स्पेशल नाम देता है। और ये इंटरव्यू में जे के पूछा गया है, लॉ इन फोर्स, यानी कि लॉ इन फोर्स कहा जाता है, अर्थात विद्यमान विधि। हिंदी में कहते हैं विद्यमान विधि और इंग्लिश में लॉ इन फोर्स। अब आपसे पूछा जाए कि ये लॉ इन फोर्स की परिभाषा कहाँ दी गई है, कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 के क्लाज 3 के उप क्लाज किस में, बी में। अब आइए फिर एक बार देखिए, आखिर अगर पुलिस अधिनियम या जो रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, अगर इन दोनों का कोई भी प्रावधान हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट में होगा तो उसे शून्य घोषित करने की क्षमता भारत में किसको प्राप्त है, तो केवल 2 न्यायालयों को प्राप्त है। और अभी बिहार एपीओ में ये क्वेश्चन आया था, भले अभी पुलिस एक्ट शुरू न हुआ हो, लेकिन आपका जे का 10 क्वेश्चन को रिलेट करते करते भूमिका में कम से कम अब तक बता दिया गया, और कौन कहाँ अभी आया था ये भी हम बता रहे हैं। तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को पावर है ये कि वह पुलिस एक्ट के किसी भी प्रावधान को मूल अधिकारों के क्या घोषित कर सके, विपरीत। और दूसरा किसको पावर है, आर्टिकल नहीं सेक्शन 30 माने आर्टिकल 32 में हमारे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। जो ये न्यायालयों को किसी कानून को वाइड घोषित करने का जो पावर है, याद रखिएगा, इसी पावर को लीगल भाषा में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा। फिर एक बार देखिए, इस पावर को हम लीगल भाषा में कहते क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। और बिहार यही पूछा था कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन
का अधिकार किसको है, शक्ति किसको है, तो दो न्यायालयों को है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए, अनुच्छेद भी मैं बता रहा हूं। इसके बाद आइए आगे बढ़ा जाए। अब जहां तक पुलिस अधिनियम की बात है, आपका पुलिस की अधिनियम की नई अधिनियम की क्यों आवश्यकता है, इस पर अब अगला विचार किया जाए। देखिए, अगला जो हमें विचार करना है वह करना है कि क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट ये अनुरोध माने निर्देश दे रहा है। आपका कह सकते हैं कि आपका राज्यों को कि राज्य अपना अलग नया पुलिस एक्ट बना ले। क्यों? अब इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 1861 को अंग्रेजों ने पुलिस अधिनियम बनाया था, तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ये पुलिस हैं, लाल टोपी पहनते थे उस समय, ये जो लाल टोपी वाले हैं, इनसे जनता को कुचला जाए, जनता के प्रति अत्याचार किया जाए और इनका खौफ जनता में हो। और आप लोग जानते भी हैं कि अगर एक या दो लाल टोपी वाले उस समय, पूछिएगा गांव में जाकर, अगर किसी गांव में चले जाते थे तो पूरा गांव झाड़ियों में जाकर छुप जाता था। इतना खौफ था, इतना भय था। यानी कि लाल टोपी वाला आ गया, लाल टोपी वाला आ गया, तो जाकर लोग कहाँ छुप जाते थे, आपका झाड़ियों में। टार्चर करते थे पुलिस वाले, और इनको पूरी तरह संरक्षण कौन देती थी? सरकार और डीएम और एसपी, तमाम अधिकारी। अभी आपका तरोताजा उदाहरण देख सकते हैं, जौनपुर कांड हुआ, तमाम यूपी में बहुत गंभीर गंभीर कांड हो रहे हैं और उसमें पुलिस इन्वॉल्व रहती है, और बस ये है कि अपने अधिकारों का पुलिस घोर उल्लंघन कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस को अब उदारवादी बनाइए, वो अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस न रहे। ये तो अंग्रेजों की ज़माने से भी खराब पुलिस हो गई है। और आप देख सकते हैं जो गोरखपुर में अभी कांड हुआ था, आपका मनीष गुप्ता हत्याकांड, उसको भी देख सकते हैं आप कि पुलिस कैसे अभी भी कार्य कर रही है। यानी कि अभी भी जो हनक हैं, आपका लाल टोपी वाली हैं, और वहीं चूंकि पुराने कानून से गवर्न हो रहे हैं, तो हम बताएंगे कि क्या गलतियां हैं। इसीलिए बार बार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप नया कानून क्या करिए। अब क्यों नए कानून की आवश्यकता है, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। शुरुआती दौर में देखिए, आपका 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत एक पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट मतलब कि पुलिस राज्य। तो पुलिस राज्य आखिर होता क्या है, इस पर विचार करिए थोड़ा दिमाग में। पुलिस राज्य में जो स्टेट का कर्तव्य होता है, बस ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, विधि व्यवस्था बनी रहे और हमारा शासन चलता रहे और कोई विरोधी पैदा न हो। ये आपका ला माने पुलिस राज्य होता है। जनता के अधिकारों को कुचल दिया जाए, जनता के अधिकार सुरक्षित न रहें, सुरक्षित रहें या न रहें, पुलिस राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन जब हम 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए, तो हमने उसमें चैप्टर 4 रखा, अध्याय 4 भाग 4 रखा। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक प्रावधान है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया और राज्य अब पुलिस स्टेट से कन्वर्ट होकर वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य बन गया। अर्थात राज्य का कर्तव्य केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना ही नहीं, बल्कि लोगों का होल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास या चतुर्दिक विकास भी करना हो गया। इसीलिए चूंकि अब राज्य पुलिस स्टेट नहीं रहा,
अब राज्य का कर्तव्य है जनता की अधिक से अधिक, जनता की अधिक से अधिक क्या करना, भलाई। अतः पुलिस व्यवस्था में भी क्या होनी चाहिए, सुधार। और जो अंग्रेजों के जमाने का पुलिस कानून है, जो अंग्रेज अपने लिए बनाए थे ताकि लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाए, तो और वह कानून अब बदलना चाहिए। यानी कि आपका ये है कि वह नियम बदलना चाहिए। हो सकता है कि 10-20 साल में आपको देखने को मिले कि उत्तर प्रदेश में भी नया पुलिस एक्ट बन गया, हो सकता है। अब यह है कि इसकी मांग की जा रही है, अब बदले न बदले वो अलग बात है, लेकिन संभव है कि नया कानून जैसे उत्तराखंड बना लिया, यानी कि बाप बाप रह गया और बेटा बेटा निकला, यानी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। यानी कि बाप वहीं पुराने कानून से गवर्न हो रहा है और बेटा 10 हाथ आगे निकला और क्या बना लिया, नया कानून 2007 में। भाई आपका देख ही सकते हैं 2008 से लागू भी हो गया है।